विशाल सूत्र के इस्पात में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो उम्मीद है आप या तो YouTube या तो Facebook पर देख रहे होंगे और इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए और उम्मीद है कि हम आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि आपके लिए जो हमसे बन सकेगा हम उतना करने के लिए तैयार हैं। बस यदि आप क्लास 10th या 12th के भी स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे वीडियो को पूरा देखें, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का। दोस्तों हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और ये जो है दोस्तों अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों मानव जनन प्रणाली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग 2। भाग 1 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार से समझाया है। यदि आप नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है दोस्तों, मनुष्य के मादा जनन अंग का आज हमको क्या करना है दोस्तों, सचित्र वर्णन करना है। सचित्र का मतलब होता है चित्र, और दोस्तों ये चित्र जो है 5 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का दोस्तों? 5 मार्क्स का। और बहुत ही आसान है, यदि आप इसे बनाना चाहेंगे तो 5 मिनट में आपको बन के तैयार हो जाएगा, 5 मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो चित्र के साथ साथ इसके पूरा जो है हम विस्तार से जो है इसका डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मनुष्य के मादा जनन अंग में क्या क्या होता है दोस्तों। अंडाशय, जिसे अंग्रेजी में हम ओवरी कहते हैं, फलोपियन नलिका, जिसे अंग्रेजी में हम दोस्तों फलोपियन ट्यूब कहते हैं, गर्भाशय, जिसे अंग्रेजी में यूटेरस कहते हैं, योनि, जिसे इंग्लिश में वेजिना कहते हैं, तथा भग या वाल्वा, जिसे वाल्वा कहा जाता है। तो ये सब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ ऑर्गन्स है, अंग है दोस्तों, जिसके बारे में आपको समझना होगा, वो भी विस्तार से। और इतना बात समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस चित्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा चित्र है दोस्तों मनुष्य के मादा जनन अंग का चित्र है, रेखीय चित्र है, और इसी के सभी पॉइंट्स का हम डिटेल में चर्चा किए हुए हैं। एक एक पॉइंट्स के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है हम बात कर लेते हैं अंडाशय। अब ये अंडाशय होता क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। एक जोड़ा मतलब एक ये और ये एक दो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रोणि गुहा, जिसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं दोस्तों, में पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। ये जो है दोस्तों ये पेरिटोनियम की जो है झिल्ली है, इससे क्या हुआ है दोस्तों, जुड़ा हुआ है। अंडाशय संयोजित ऊतक के एक आवरण, जिसे हम दोस्तों कुछ छूट गया। प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक के एक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है। इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम पाया जाता है, जिससे अंडाणु यानी कि ओवा विकसित होते हैं। चलिए, इतना तो पढ़ लिए, पता नहीं कितना समझ में आया होगा। चलिए अब हम विस्तार से आपको समझाते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों अंडाशय की।
तो देखिए एक जोड़ा अंडाशय पाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये एक जोड़ा अंडाशय जो है इसके बारे में क्या क्या विशेषता है। तो अंडाशय एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली से के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। ये जो मेरा उदर गुहा है दोस्तों, ये जो उदर गुहा है दोस्तों, इसके एक पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा ये जुड़ा होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि ये संयोजी उत्तक के एक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है। इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम पाया जाता है जिससे अंडाणु ओभा विकसित होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बोला है कि इसके नीचे जो है दोस्तों, इसके जस्ट नीचे जनन एपिथेलियम ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे अंडाणु यानी कि ओभा विकसित होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर ले दोस्तों। तो अंडाशय ये हो गया, और ये क्या है दोस्तों, अंडवाहिनी का शीर्ष, जिसे अंग्रेजी में हेमेरिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों, इसे कैच करने का कार्य करता है। क्या करता है, इसे कैच, जैसे आप बॉल को कैच करते हैं वो करने का कार्य करता है। इसमें से हर एक जो है 28 दिन पर यहां से क्या होता है दोस्तों, एक अंडाणु क्या होता है दोस्तों, यानी कि हर एक महीने में एक अंडाणु परिपक्व होके ये जो है अंडवाहिनी का शीर्ष ये कैच करता है और ये फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है, जहां पे शुक्राणु आके निषेचन करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फैलोपियन नलिका की। ठीक है दोस्तों, या तो इसे फैलोपियन नलिका कहेंगे या तो अंडवाहिनी कहेंगे। अब इसका क्या कार्य समझते हैं और ये क्या होता है। तो फैलोपियन नलिका की अगर हम बात कर लें तो ये एक जोड़ी चौड़ी नलिका है। एक जोड़ी मतलब एक इधर और एक इधर। ठीक है दोस्तों, ये जो भी है ये क्या है, फैलोपियन नलिका है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर, अंडाशय के दोस्तों, ये अंडाशय के ऊपरी भाग से यहां से शुरू होकर, ठीक है दोस्तों, नीचे की ओर जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। ये हमारा रहा दोस्तों गर्भाशय। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा क्या हो गया, गर्भाशय से क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक कीप के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों, कीप के समान होता है। जैसा कि हमने बताया, ये क्या होता है दोस्तों, कीप के समान होता है। किसके समान होता है, कीप के समान होता है, जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। जैसे आपको कैच करते वक्त बॉल हाथ को फैलाना पड़ता है, इसी प्रकार ये कीप की तरह क्या होता है, फैलोपियन नलिका का शीर्ष भाग फैला होता है। ठीक है दोस्तों, और अंडाणु को कैच करने में क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है, क्योंकि हर एक महीना में एक ही अंडाणु इसमें कैच हो पाता है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा और जानकारी के लिए बता दें कि इस स्त्री के पूरे जीवन काल में सिर्फ 500, कितना दोस्तों, 500 अंडाणु ही बनता है, जिसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 45 से 50 साल के बाद अंडाणु बनना बंद हो जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होता है। संकुचनशील मतलब क्या होता है दोस्तों, ये लचीला होता है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में नीचे की ओर बढ़ने में सहायता देती है। इसकी निचली सतह, ये जो निचली सतह है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, सीलिया लगा होता है, जो अंडाणु को जो है ट्रेवल करने में, गति करने में क्या करता है, यहां से यहां तक फैलोपियन नलिका में आगे बढ़ने में सहायता देती है। इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है दोस्तों, गर्भाशय में पहुंचता है। कहां पे, निषेचन करने के बाद गर्भाशय में
पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है दोस्तों? गर्भाशय में पहुंचता है। अब हम बात कर लेते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय क्या होता है? अंग्रेजी में इसे यूटेरस कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूटेरस होता क्या है दोस्तों। यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना है, जो ये जो मोटी दीवार वाली है दोस्तों, यही मोटी दीवार वाली जो है रचना होती है, जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होती है। यह लगभग तिकोना होता है। कितना दोस्तों? तिकोना। यदि आप देख पा रहे होंगे, देखिए तिकोना आकार का है। अगर एक चित्र बनाया जाए तो ये तिकोना, 3 कोण के आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रचना होती है। इसमें ही भ्रूण का विकास होता है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोस्तों, जब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, या तो इससे अंडाणु आया तो इधर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या इधर से अंडाणु आया तो इधर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये कहाँ पे आता है दोस्तों? तो गर्भाशय में आता है। ये कहाँ पे पहुंचता है दोस्तों? गर्भाशय में पहुंचता है। और गर्भाशय यानी कि यूटेरस से क्या होता है दोस्तों? जुड़ जाता है, और फिर इसका विकास, डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, गर्भाशय की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, परंतु भ्रूण के विकास के समय यह बढ़कर गर्भ के 8वें महीने में 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। और जब ये बड़ा होगा, यूटेरस बड़ा होगा, तो पेट का आकार भी क्या होता है? अंडाकार हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तथा अंडाकार हो जाता है। गर्भाशय का निचला भाग सरकरा होता है। निचला भाग क्या होता है दोस्तों? सरकरा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसे ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। गिरवा नीचे की ओर योनि यानी कि भेजिना में खुलता है। जो गिरवा है दोस्तों, ये नीचे की ओर, यानी कि ये जो गिरवा है ये नीचे की ओर क्या होता है? खुलता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आगे योनि। योनि क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पहले चर्चा कर लेते हैं। तो भेजिना यह एक पेशीय नली के समान रचना है, जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे पहले हम योनि की चर्चा कर ले। ये जो पूरा भाग देख रहे हैं आप, ये पूरा क्या है? योनि का भाग है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? भेजिना कहा जाता है। दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है तथा यह फैलने योग्य होती है। मतलब ऐसे तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है कि ये फैलने और सिकुड़ने में क्या होता है दोस्तों? कार्य करता है। ये जो हमारा योनि का पोर्शन हो गया। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। यह बाहर की ओर एक छिद्र भग या वाल्वा के द्वारा खुलती है। और बात कर लेते हैं हाइमेन की। अब ये हाइमेन क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश में इसे हाइमेन ही कहा जाता है। वाल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है। वाल्वा की अगर हम बात कर ले दोस्तों, जो कि जनन अंग का बाहरी संरचना है, यह एक बाहर जो है यह एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जो हाइमेन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? हाइमेन। यह जन्म से होता है। किसी भी शिशु में यानी कि फीमेल में यह जन्म से ही होता है, और यह पूर्ण या आंशिक हो सकता है। किसी भी शिशु में या तो पूर्ण हो सकता है या आंशिक, मतलब थोड़ा हो सकता है, थोड़ा रूप से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यह या तो खेल के दौरान, या तो ये खेल के दौरान, या तो साइकिल, या तो व्यायाम, या पहली बार संभोग के समय टूट सकती है। फिर दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है दोस्तों, फिर दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। और एक जो पॉइंट है हमने हाईलाइटेड कर दिया है कि हाइमेन का
टूटना चरित्र से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समाज में कुछ अलग प्रकार का जो है सोचने का तरीका होता है जो कि सरासर गलत है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वाल्वा की, जो कि जनन अंग का बाहरी भाग होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है यह मादा जनन अंग का बाहरी भाग होता है जो बाह्य ज्ञानेंद्रिया के रूप में स्थित होता है। इसमें लीबिया, योनि द्वार, मूत्र द्वार शामिल होता है। यह अंदरूनी जनन अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर हम कार्य की बात कर ले तो यौन संवेदनशीलता का कार्य करता है, यानी इसका जो है कनेक्शन डायरेक्ट संवेदन मतलब सोचने की शक्ति यानी कि मस्तिष्क से इसका जो है दोस्तों जो है कनेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पे जो है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है दोस्तों कि आपको चित्र बनाना सबसे पहले आ जाना चाहिए। अब कुछ पॉइंट है, सबसे पहले अंडाशय। अंडाशय क्या होता है दोस्तों? तो अगर अंडाशय की हम बात कर ले तो प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बारे में आप जानकारी रखना चाहते हैं तो दूसरा जानकारी ये आपको रखना होगा कि यह एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार से जुड़ा होता है। ये जो उदर गुहा है इसकी पृष्ठीय दीवार से क्या होता है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ होता है। और अगर इसके बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें तीसरा पॉइंट ये आप याद रख सकते हैं कि अंडाशय संयोजी उत्तक के एक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है। ये जो है अगर इसकी ढका होने की बात करें तो किससे, तो एल्बुजिनिया यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है। तीन वो पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। और यानी फर्स्ट मंथ में एक ही अंडाणु क्या होता है यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, जो कि यदि इसका जो है शुक्राणु के साथ निषेचन हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो ये क्या होता है, मासिक धर्म कहिए या पीरियड कहिए उसके साथ ये बाहर निकलता है और यहाँ के एम्ब्रियो को ये काटते हुए क्या करता है, बाहर की ओर निकल जाता है। इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 दिनों पर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना ये जो है अंडाशय का बाहर निकलने के कारण ही होता है। ये यहाँ पे वेट करता है, लेकिन यदि इसे शुक्राणु से संपर्क निषेचन नहीं होता है तो ये बाहर आता है और यहाँ के एम्ब्रियो को काटते हुए क्या होता है, ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल जाता है। और ये मासिक धर्म जो है स्त्रियों में नेचुरल होता है। और अगर खास बात अगर इसके बारे में जानिएगा तो साउथ एरिया में अगर किसी भी जो है बालिका को अगर पहली बार मासिक धर्म होता है तो वहां पर एक संस्कार के तहत बहुत ही उत्सव के साथ इसे मनाया जाता है। और ये कुछ जो है क्योंकि पहली बार ऐसा होता है उसे एक संस्कार के तहत उसे समझाया जाता है कि ये होना एक अच्छी चीज है और नेचुरल चीजें हैं, इसमें ज्यादातर सोचने या कहीं पे बोलने से कतराना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो कि फिलोपियन नलिका। इसके बारे में आपको याद रखना है कि निषेचन जो है फिलोपियन नलिका में ही होता है। पहली बात तो ये दोस्तों। दूसरी बात जो इसमें सबसे ज्यादा याद रखने योग्य है वो है कि प्रत्येक जो होता है प्रत्येक फिलोपियन नलिका में शीर्ष भाग एक चौड़ी कीप के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों? कीप के समान होता है, जो अंडाणु को फिलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। और फिलोपियन नलिका की दीवार मांसल पर क्या होता है, संकुचनशील होता है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी भीतरी सतह पे क्या होता है, सीलिया लगी होती है, जो अंडाणु को गति प्रदान करता है, इसको ट्रेवल करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जो अंडाणु को फिलोपियन नलिका में नीचे की ओर बढ़ने में क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है।
रखना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गर्भाशय की। तो गर्भाशय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फलोपियन नलिका के बाद अंडाशय गर्भाशय में ही क्या करता है, प्रवेश करता है, और यहीं पर क्या होता है, धीरे धीरे भ्रूण होता है। अब भ्रूण का विकास होता है, अब भ्रूण होते होते क्या होता है, ये धीरे धीरे शिशु में क्या होता है, 9 मंथ के अंतराल में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। और ये जो है यहाँ पे एक पतली झिल्ली से जुड़ जाता है और यहीं पे इसका विकास होता है। तो गर्भाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना होती है जो कि मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होता है। यह लगभग तिकोना होता है, जो कि हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर ले योनि की, जिसे इंग्लिश में भेजिना कहा जाता है। यह एक पेशीय नली के समान रचना होता है जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। लेकिन तो हाइमेन के बारे में ये याद रखना बहुत जरूरी है। यह एक पतली झिल्ली जो कि जन्म से ही जो होता है फीमेल में होता है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यह झिल्ली 12 से 14 वर्ष के बाद खेल कूद या तो व्यायाम या किसी साइकिल चलाने या किसी भी क्रियाकलाप के दौरान ये टूट सकता है। और ये एक बार टूट गया तो दोबारा कभी नहीं बनता। ये जीवन में एक बार ही जन्म से ही बना हुआ आता है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें पॉइंट है कि हाइमेन का टूटना चरित्र से संबंधित नहीं है, जो कि समाज में कुछ गलत अवधारणा लेके लोग चलते हैं। और यदि आप शिक्षित हैं तो जागरूक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वाल्वा। वाल्वा क्या है, यह मादा जनन अंग का बाहरी भाग होता है और ये संवेदनशील होता है। यहाँ पे यानी कि टचिंग डायरेक्ट माइंड को इंडिकेट करता है। और जो है इजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है हमारा, जो कि अंडाणु में होता है दोस्तों, इसके कारण ही अंडाणु की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसको भी ये क्या करता है, जो है यहाँ पे ये वाल्वा क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। ठीक है दोस्तों, और उसी हार्मोन के कारण अंडाणु क्या होता है, फलोपियन नलिका में क्या होता है, प्रवेश कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पुरुष में एक ही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बताया था, जबकि इसमें 2 हार्मोन पाया जाता है जो कि अंडाणु में के आसपास पाया जाता है। इसे इजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको शायद चित्र से रिलेटेड कुछ बातें आपको समझ में जरूर आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। हम आपके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट लाते रहेंगे। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी जो है पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करके और जो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा उसको हम पढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैथ में भी हम जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को जो है आप सबको पढ़ाएंगे। और उम्मीद है वैसे तो हम सब चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन एक सीरीज के माध्यम से अभी जो महत्वपूर्ण हो सकता है कि हम एग्जाम के तक आप सभी को हेल्प कर पाए, उतना हम जरूर पढ़ा पाएंगे। आपका रिजल्ट थोड़ा बेहतर हो सकता है। चलिए, धन्यवाद सभी को फिर से एक बार राधे राधे।